पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में, वो भी भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में, ठीक है ना। पहले हम समझ लेते हैं कि न्यायपालिका होती क्या। देखो, न्यायपालिका क्या, न्यायपालिका, ठीक है, क्या है न्यायपालिका। देखो, स्वतंत्र और सभ्य राज्य की जो प्रथम पहचान है वो स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका ही है, ठीक है। और भारत में तो संविधान तथा लोकतंत्र की रक्षा का जो जिम्मा लिया है वो लोग जो न्यायपालिका ने लिया। इसके साथ ही व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा भी कौन करता है, न्यायपालिका द्वारा ही की जाती है। अब देखें भाई, सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता क्यों होती है, भाई न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है ना। इसके कुछ तथ्य इसलिए आवश्यकता होती है। एक तो जैसे मान लो संघात्मक शासन व्यवस्था है ना, जिस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था, कौन सी, कहीं भी संघात्मक शासन जिस देश में है उस देश में न्यायपालिका की आवश्यकता होगी। क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि इसमें केंद्र और राज्य के मध्य क्या है, शक्तियों का बंटवारा होता है। किस किस के बीच में, केंद्र व राज्य के बीच में क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि राज्य और केंद्र के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। उन विवादों को दूर करने का जो काम करती है वो कौन करती है, न्यायपालिका करती है। तो एक तो संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए जरूरी न्यायपालिका। दूसरी बात है संविधान की व्याख्या। नंबर 2, संविधान की व्याख्या। भाई जो संविधान है, कई बार क्या हो कि संविधान में कुछ भाषाएं ऐसी आ जाती है, ठीक है ना, कि भाई उनकी जो परिभाषा नहीं दे सकते, उसका अर्थ नहीं बता सकते, तो उसकी क्या करता है न्यायपालिका, उसकी परिभाषा देता है, ठीक है ना। इसके अलावा संविधान की रक्षा व संविधान की व्याख्याकार की भूमिका निभाता ही है, आपको पता ही। देखो, इसके बाद आता है 3 नंबर में, शासन में संतुलन स्थापित करता है। शासन में संतुलन। अब भाई क्या कि सरकार कई बार अपना अस्तित्व कायम करने के लिए मतलब कि जोशीले भाषण दे देती है, तो उन पर रोक लगाने का काम कौन करती है, न्यायपालिका करती है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, किसके लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, अधिकारों की रक्षा हेतु भाई मौलिक अधिकारों की सुरक्षा यानी रक्षा कौन करता है, न्यायपालिका। हमारे भारत के संविधान में तो अनुच्छेद 32 में ये बात लिखित रूप से है कि यदि यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके तहत ये स्पष्ट कहा गया कि यदि संसद यदि मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो उसे अवैध घोषित कर सकती है, कौन, न्यायपालिका, ठीक है। आगे देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न पर परामर्श देने के लिए नंबर 5 है, महत्वपूर्ण प्रश्न पर परामर्श कौन देता है, न्यायपालिका देती है परामर्श। जैसे कोई महत्वपूर्ण देश का महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया और न्यायपालिका उससे निपटारा करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देती है। भाई जैसे देखो हमारे देश में भी है ये बात, अनुच्छेद 143 में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति से परामर्श मांग सकती है, कौन, न्यायपालिका, ठीक है। सामाजिक क्रांति की अग्रदूत नंबर 6 है, सामाजिक क्रांति की अग्रदूत, सामाजिक क्रांति की अग्रदूत। क्योंकि लोकतंत्र को कायम रखने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है और समाज में जो भी नए परिवर्तन होते हैं उसमें वैध या अवैध है उनको मान्यता देने का काम किसका है, न्यायपालिका का। तो ये न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है
इन बातों पे हमने गौर किया था। अब हम पढ़ेंगे हम भारत के क्षेत्र में, यानी भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने भारत में न्यायपालिका की आवश्यकता को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन। देखो, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन देखो शुरू से लेकर देखेंगे। देखो, मूल रूप से, यानी मूल रूप से का मतलब है जब हमारा सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था 28 जनवरी 1950 में। 28 जनवरी 1950 में हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। उस समय मूल रूप से जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या थी उसमें मुख्य तो एक था और 7 + 7 अन्य न्यायाधीश थे। उस समय अन्य न्यायाधीश थे, तो टोटल कितने हो गए? 8। उसके बाद इनकी संख्या बढ़ा दी गई, यानी एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 30 अन्य न्यायाधीश कर दिए। अन्य न्यायाधीश बराबर कितने हुए? 31। लेकिन मैंने कहा वर्तमान वाले याद रखने हैं हमको। तो एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश बराबर कितने हो गए? 34। वर्तमान में आज की डेट में 2020 में 34 न्यायाधीश हैं, यानी एक तो मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ये संख्या वर्तमान में है, ठीक है। देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, ठीक है, उनके क्षेत्राधिकार, वेतन, सेवा और शर्तें। भाई, सर्वोच्च न्यायालय की जो संख्या बढ़ाना या कम करना, क्षेत्राधिकार, वेतन, सेवा और शर्तें, ये काम कौन करता है? ये अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को है। इसका निश्चय कौन करता है? भारतीय संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, उनके क्षेत्राधिकार क्या होंगे, उनको वेतन क्या दिया जाएगा, उनकी सेवा और शर्तें क्या हैं, ये तय कौन करता है? हमारे भारत की संसद करती है। क्योंकि संसद है समय समय पर कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी करती रहती है। कौन करती रहती है? संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी करती रहती है कानून बना करके, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है? देखो, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। भाई, पूछ लिया कि राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन अकेला राष्ट्रपति थोड़ी कर देता है न्यायाधीशों की नियुक्ति ना, अकेला नहीं करता। देखो, राष्ट्रपति जो इस प्रणाली को पहले तो बोलते क्या है? इसको बोलते हैं कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम प्रणाली। पूछ ले कि भाई जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसका निर्वाचन किस प्रणाली के तहत होता है? तो कोलेजियम प्रणाली के तहत, ठीक है। देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति क्या करेगा? एक चयन समिति से परामर्श लेगा। क्या लेगा? एक चयन समिति से परामर्श लेगा। क्या लेगा? परामर्श। इस चयन समिति में कौन कौन होंगे? देखो,
एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश। कौन है? एक तो मुख्य न्यायाधीश। कौन होगा? एक तो मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, प्लस 4 वरिष्ठ। कौन? वरिष्ठ अन्य न्यायाधीश। ये क्या करते हैं भाई? राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि भाई आप मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करो, तब जाके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तो बात समझ में आ गई। देखो, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई भारत में। ठीक है, शुरुआत में 1 + 7 यानी 8, टोटल 8 थे न्यायाधीशों की संख्या। फिर बीच में हो गई 1 + 30 यानी अन्य न्यायाधीशों समेत 31 हो गई। वर्तमान में 1 + 33 यानी वर्तमान की इनकी संख्या कितनी है? 34 है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की संख्या, क्षेत्राधिकार, वेतन और सेवा शर्तों को जो कानून बना करके इसका अधिकार किसको है? संसद को है। यानी संसद बार बार में कानून बना करके समय समय पर उनकी संख्या में बढ़ोतरी करती रहती है। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किस प्रणाली से? कोलेजियम सिस्टम के द्वारा, यानी कोलेजियम प्रणाली के द्वारा। इस प्रणाली में होता क्या है कि एक चयन समिति बैठती है जो राष्ट्रपति को परामर्श देती है। उस चयन समिति में एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, और इसके अलावा 4 वरिष्ठ अन्य न्यायाधीश होते हैं। वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, फिर राष्ट्रपति क्या कर देता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर देता है। तो इतनी बात मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ेंगे तदर्थ न्यायाधीश। देखो, तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? देखो, तदर्थ न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है कि भाई कई बार क्या कि एक देश में विशेष स्थिति पैदा हो जाती है। इस विशेष स्थिति को पैदा होने से क्या होता है, कई प्रॉब्लम हमारे यहाँ उत्पन्न होती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करता है, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य जो न्यायाधीश होता है ना, वो राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेता। कौन? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश किससे अनुमति लेता है? अनुमति किससे लेता है? ये राष्ट्रपति से अनुमति लेता है। राष्ट्रपति से अनुमति। भाई राष्ट्रपति से अनुमति ले ली, ठीक है, फिर जो संबंधित राज्य है जहां से तदर्थ न्यायाधीश लेना है उससे सलाह लेता है। संबंधित राज्य से, राज्य के न्यायाधीश से, न्यायाधीश से सलाह लेता, से सलाह लेता। इसके बाद वो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर देता। तो विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर, क्या विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर भारत मुख्य न्यायाधीश, जो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करते समय वह न्यायाधीश संबंधित राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश है उससे सलाह लेता और उसके बाद में किसकी नियुक्ति कर देता है? तदर्थ न्यायाधीश। किसकी? तदर्थ न्यायाधीश की। और तदर्थ न्यायाधीश का जो वर्णन है हमारे अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 127 में किया गया, ठीक है ना, 127 में। पूछ लिया, कई बार पूछ लेते हैं, वैसे पूछते तो नहीं है लेकिन कई बार पूछ लेते हैं कि ये तदर्थ न्यायाधीश वाली प्रणाली है या प्रक्रिया ये कहाँ से उठाई, किस देश से ली? तो ये भाई कनाडा की देन है, कनाडा की देन है। तो यहां तक बात मेरे हिसाब से तो समझ में आ गई होगी। अब आगे पढ़ेंगे न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय
विवाद उत्पन्न हो जाते हैं कई बार। आज तक 3 विवाद हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक विवाद, जो पहला विवाद था, वो तो उसके स्वास्थ्य से संबंधित था, लेकिन ठीक है ना, कई मुद्दे आए हैं, ठीक है ना। देखो पहला मामला 1964 में आता है। 1964 में एक राष्ट्रपति जो नियुक्ति करनी थी किसकी, जफर इमाम की, जफर इमाम की, उसकी नियुक्ति नहीं की गई। देखो परंपरा ये है हमारे देश में 1972 से चली आ रही है ये परंपरा कि वरिष्ठता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन इसका 2 बार उल्लंघन हुआ, वैसे 3 बार। लेकिन ये बात उनसे अलग है। जफर इमाम को इसलिए मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया क्योंकि उनके स्वास्थ्य था वो बिगड़ गया था। लेकिन इसके अलावा क्या, लेकिन इसके अलावा 2 घटनाएं ऐसी हुई है। देखो नंबर 1 तो होती है 1973 में। 1973 में भाई, 1973 में सीकरी जब सेवानिवृत्त हुई, उस समय कौन थे, सीकरी थे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे सीकरी, ठीक है। तो परंपरा यह है कि वरिष्ठता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। सीकरी जो न्यायाधीश थे उनकी सेवानिवृत्ति, यानी वो रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए, सेवानिवृत्त हो गए, तो उसके स्थान पर भाई परंपरा के अनुसार तो वरिष्ठता के आधार पर, लेकिन 3 वरिष्ठ न्यायाधीश, एक तो था सेलेट, एक का नाम था हेकड़े और एक का नाम था ग्रोवर। भाई इनको न्यायाधीश न बना करके, इनको तो न्यायाधीश नहीं बनाया और इसके स्थान पर अजीत नाथ रे को बना दिया। अजीत नाथ रे को क्या किया, न्यायाधीश बना दिया, मुख्य न्यायाधीश। और सीकरी से मतलब दूसरी बात यह, जो सीकरी जो, यानी इससे सलाह भी लेनी जरूरी थी। स्पष्ट कहा गया कि कॉलेजियम प्रणाली के तहत जो मुख्य न्यायाधीश है उसे सलाह लेनी जरूरी है, लेकिन इससे सलाह भी नहीं ली। और सेलेट, हेकड़े और ग्रोवर की वरिष्ठता के क्रम को तोड़ते हुए इन्होंने अजीत नाथ रे को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के रूप में नियुक्त कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर पूरे देश में विरोध हुआ इस बात पर, यानी ये एक घटना थी, इस पर पूरे देश में विरोध हुआ क्योंकि वरिष्ठता का क्रम टूट गया था। एक नाम आता श्री झागला, श्री झागला। उन्होंने भाई एक बात कही कि न्यायिक इतिहास में सर्वाधिक अंधेरे वाला दिन यही है। इन्होंने कह दिया कि जो न्याय के इतिहास में है सबसे ज्यादा अंधेरा वाला 2 दिन है वो आज का दिन है, क्योंकि इस परंपरा को तोड़ चुके थे और इस परंपरा को तोड़ते हुए अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया, सेलेट, हेगड़े, ग्रोवर को छोड़ करके, और सीकरी से परामर्श नहीं लिया। एक बात यही बात थी, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, सीकड़ी, हेगड़े और ग्रोवर, क्योंकि इन्होंने अपनी बेइज्जती समझी, ठीक है, बेइज्जती समझी, तो इन्होंने मतलब कि इस्तीफा दे दिया, यानी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भाई इस्तीफा तो देना ही था, ठीक है। दूसरी जो घटना होती है 1977 में, यही बात दोहराई गई। कब? 1977 में। 1977 में इसी बात को दोबारा दोहराया जाता है। कैसे? देखो 1977 में HR खन्ना के स्थान पर मिर्जा हबीबुल्ला को न्यायाधीश बना दिया। किसके स्थान पर? वरिष्ठ कौन था? HR खन्ना। HR खन्ना के स्थान पर किसको बनाया? मिर्जा हमीदुल्ला को। भाई वरिष्ठता का क्रम तोड़ दिया दोबारा, ठीक है। और इसके साथ ही, जैसे इस नियुक्ति के साथ ही अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ ने आलोचना भी की इसकी। किसने? अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ, अधिवक्ता संघ ने क्या की? आलोचना कर दी।
और एच.आर. खन्ना ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। किसने? एच.आर. खन्ना ने अपने न्यायाधीश के पद से क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया। तो ये वरिष्ठता का जो क्रम है, उनको 2 बार इनकी जो अवहेलना हुई है, ठीक है। ये जो जफर इमाम था, यहाँ तक तो मान ले कि इनका स्वास्थ्य खराब था, इसलिए इनको नहीं बनाया गया, लेकिन ये दो घटना होती है, ये इनको ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र के लिए खतरा और अंधेरा मान लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो योग्यताएं होती हैं, उनके बारे में देखेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता। न्यायाधीशों की योग्यता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता। भाई, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता में सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि न्यूनतम योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है। न्यूनतम आयु है उसका कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना। एक तो इसकी न्यूनतम आयु है उसका कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। अन्य योग्यताएं जैसे एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 1 नंबर भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक। वैसे आपको पता ही है सबको, ये बातें लिखने की नहीं होती, फिर भी लिख देता हूँ, नागरिक हो, ठीक है। प्लस एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, या एक या नहीं है, 2 आएगा यहाँ, सॉरी, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2, वो वैसे ही दिमाग खराब है इसलिए, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम कितने? कम से कम 5 वर्ष तक, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। पहली योग्यता तो ये है कि एक उच्च न्यायालय में कम से कम, यानी जो है कि जो भारत की जो उच्च न्यायालय है अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय जिसमें लगातार कम से कम वो न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष तक कार्य कर चुका हो। एक तो योग्यता ये हो गई। नंबर 3, एक तो वो भारत का नागरिक हो गया, दूसरी ये हो गई। नंबर 3 पर आता है कि वह राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधि का ज्ञाता होना चाहिए। पारंगत विधि का ज्ञाता, विधि का ज्ञाता। अगर ये ना मिले ना, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्याय का कार्य कर चुका हो, या अगर ये ना मिले तो किसी उच्च न्यायालय में जो 10 वर्ष तक का अधिवक्ता यानी एडवोकेट रह चुका हो, वो भी मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। 10 वर्ष तक यदि कोई व्यक्ति अधिवक्ता रह जाए तो वो भी बन सकता है अधिवक्ता। तो ये ध्यान रखना, ये बातें हैं। तो मतलब बात ये है कि न्यायाधीशों की योग्यता, एक तो वो भारत का नागरिक हो, या किसी न्यायालय या उच्च न्यायालय या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में वह 5 वर्ष तक उस न्याय का कार्य कर चुका हो, या 10 वर्ष तक वह अधिवक्ता रह चुका हो, और प्लस पारंगत विधि का ज्ञाता, यानी राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधि का ज्ञाता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बातें स्पष्ट हो गई, ठीक है ना। तो ये अंतिम उपबंध जो है, जो अंतिम जो काम है, ये योग्यता है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। देखो एक बात और भी कि किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला कोई भी विख्यात जो न्यायशास्त्री है ना, जो पढ़ाता हो किसी विश्वविद्यालय में, तो वो क्या है कि वो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहां तक बात समझ में आ गई। एक बात और याद रखना
कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, यदि वो सेवानिवृत्त हो जाता है, क्या अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तो वह किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? वकालत नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। भाई अब जो बात